आज हम बात करेंगे मुंबई की एक ऐसे चौंकाने वाले मामले की जिसमें एक लड़की का वर्कप्लेस का अनुभव एक खतरनाक डिजिटल हरासमेंट में बदल गया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे नौकरी छोड़ने के बाद भी किसी का पीछा करना बंद नहीं होता। ये हेडलाइन देखिए। ये हमें बताती है कि ये कोई एक अकेली अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि ये एक चिंताजनक पैटर्न है जो हमारे वर्कप्लेस में फैल रहा है, जहां भरोसे की जगह डर ले रहा है। तो ये कहानी है मुंबई की एक 19 साल की लड़की की। उसने हाल ही में एक टेलीकॉलिंग कंपनी से नौकरी छोड़ी थी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी एक पुराने सहकर्मी का मैसेज आता है और सब कुछ बदल जाता है। और यहीं पर ये कहानी और भी अजीब हो जाती है। आप सोचिए, ये हैरेसमेंट नौकरी के दौरान नहीं बल्कि उसे छोड़ने के बाद शुरू होता है, और वो भी एक ऐसे कोवर्कर की तरफ से जिसे वो ठीक से जानती तक नहीं थी। मतलब साफ है कि उसके इरादे शुरू से ही ठीक नहीं थे। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक आम सी बातचीत एक बुरे सपने में बदल गई? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल स्टॉकिंग का पैटर्न अक्सर ऐसा ही होता है। शुरुआत तो दोस्ती और तारीफों से हुई, तुम क्यूट हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं जैसी बातें। लेकिन जैसे ही लड़की ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसका असली चेहरा सामने आ गया। जो बातचीत पहले नॉर्मल लगती थी, अब वो लगातार कॉल्स और जबरदस्ती में बदल गई। यही तो डिजिटल स्टॉकिंग है, जब कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी को बार बार परेशान करे, डराए या धमकाए। और बहुत जल्द ये सिलसिला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अब ये सिर्फ अनचाही बातचीत नहीं थी, ये एक ऐसा अपराध था जो उस लड़की को मानसिक तौर पर तोड़ रहा था। ये देखना वाकई डरावना है कि हैरेसमेंट कितनी तेजी से बढ़ा। एक नॉर्मल मैसेज से बात शुरू हुई और कुछ ही दिनों में अश्लील मैसेज और मानसिक दबाव तक पहुंच गई। ये हमें सिखाता है कि ऐसी किसी भी हरकत को शुरुआत में ही नजरअंदाज कर देना कितना खतरनाक हो सकता है। वो आरोपी सिर्फ मैसेज पर ही नहीं रुका, उसने अश्लील तस्वीरें भेजकर और लड़की पर भी वैसी ही तस्वीरें भेजने का दबाव डालकर सारी हदें पार कर दीं। ये सिर्फ हैरासमेंट नहीं था, ये एक तरह का डिजिटल हमला था, जिसका मकसद था कंट्रोल करना, डराना और मानसिक रूप से तोड़ना। ये सब जो हो रहा था, वो कोई अचानक से गुस्से में की गई हरकत नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी चाल थी जो आरोपी के पुराने शिकाली व्यवहार को सामने लाती थी। सोचिए, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। आरोपी उस लड़की को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो अकेली है, कि उसकी सहेलियां भी उसके जैसी ही है और इस जाल से कोई नहीं निकल सकता। ये उसे डराकर चुप कराने की एक बहुत ही घिनौनी कोशिश थी। लेकिन एक सवाल था, क्या ये पहली बार था या वो पहले भी कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका था? सच्चाई तब सामने आई जब उस लड़की ने हिम्मत करके अपनी सहेलियों से बात की। और सच वाकई चौंकाने वाला था। उसकी सहेलियों ने बताया कि वो एक सीरियल हैरेसर है। उन्होंने भी ठीक उसी तरह के उत्पीड़न का सामना किया था। मतलब ये साफ था कि वो जानबूझकर अपने काम के दौरान बने कॉन्टैक्ट्स का गलत इस्तेमाल कर रहा था। आरोपी यही नहीं रुका, उसने धर्म का इस्तेमाल करके ऐसे भड़काऊ बयान भी दिए जिनका मकसद सिर्फ लड़की को और भी ज्यादा असहज और डरा हुआ महसूस कराना था। ये मामले को एक नया और खतरनाक एंगल देकर उसे मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ने की एक और कोशिश थी। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। लड़की ने चुप रहने से इनकार कर दिया और न्याय के लिए लड़ने का फैसला किया। ये हिस्सा दिखाता है कि सही सपोर्ट और हिम्मत से कुछ भी मुमकिन है। तो न्याय का रास्ता कैसे खुला? सब कुछ शुरू हुआ परिवार से। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई और उनके सपोर्ट से पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 354D यानी पीछा करना और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, जो खास तौर पर डिजिटल माध्यम से होने वाले ऐसे अपराधों के लिए बने हैं। और आखिर में न्याय मिला, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो कानून का सामना कर रहा है। ये उन सब लोगों के लिए एक साफ संदेश है जो ऐसा करते हैं, आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ सुनसान सड़कों पर ही नहीं, बल्कि हमारे दफ्तरों और दोस्तों के बीच भी एक बहुत गंभीर चुनौती है। सवाल ये है कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं, और क्या वो वाकई काफ़ी है?